कि ये जो हम शरीर पर इस तरह के टेस्ट में देखते हैं कि ये पल्सेस लगाए गए हैं, मीटर लगाए गए हैं, ये क्या रिकॉर्ड करते हैं और क्या, क्योंकि देखिए कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट को भी चीट कर जाते हैं। क्या इस श्रद्धा केस में ऐसी संभावना है कि आफताब इस टेस्ट को भी चीट कर सकता है? जिस तरह अगर उतनी इस तरह बातें बनाई हैं, पुलिस को भी मेहनत हो रही है सबूत जुटाने में, क्या संभव है कोई ऐसी मेडिकल अवस्था में नार्को टेस्ट भी चीट कर सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने रखा है और ये पाया गया है कि कुछ इंडिविजुअल्स में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो नशे की अवस्था में, अचेतन अवस्था में भी झूठ बोलने की एक क्षमता रखते हैं। अगर उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो उसको भी वो ब्लफ कर सकते हैं, भले ही वो नार्को टेस्ट के दौरान हो। तो इसीलिए इसकी एक corroborative वैल्यू है इस टेस्ट की, और इसको एक कोर्ट जो है वो भी ये नहीं मानता कि ये जो पल्सेस हम बॉडी पे लगाते हैं दरअसल वो क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है और कैसे हम समझते हैं, अगर आम भाषा में समझना चाहें कि वो करते क्या है? देखिए, ये पाया गया है मेडिकल साइंस में कि जब भी कोई इंसान जो है झूठ बोलने की कोशिश करता है तो उसके जो वाइटल्स होते हैं, जैसे उसका पल्स रेट है जो कि ये मॉनिटर पे सबसे ऊपर दिख रहा है, 86 करके जो आ रहा है, तो वो बढ़ जाता है। ऐसे ही साथ में ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट के, वो राइज करने लगते हैं जब कोई पेशेंट झूठ बोलने की कोशिश करता है। उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है, जो छाती का जो ये थ्रस्ट आ रहा है जब वो सांस लेता है मरीज, ये बढ़ जाता है। पसीने आने लगते हैं कुछ इंडिविजुअल्स को जब वो झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही बात रखी। और आदर्श मिश्रा हमारे साथ इस समय फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आ गए हैं। देखिए, अब ये एक पूरा बड़ा पैनल है, हम आम भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस नार्को टेस्ट से हासिल क्या होगा और कितना महत्वपूर्ण है। आदर्श, एक सवाल आपसे ये कि फॉरेंसिक के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है नार्कोटिक्स टेस्ट को कंडक्ट करना, किन किन चुनौतियों से वो गुजरते हैं और कानूनी भाषा में इसका इस्तेमाल जो है वो कहां तक किया जा सकता है? देखिए, कई बार जो जिसका नार्को टेस्ट किया जाता है वो प्रिटेंड करते हैं कि हम सबकॉन्शियस स्टेज में हैं, लेकिन जबकि वो होते नहीं हैं। तो ये लोग क्या होता है, पहले से गूगल पे सर्च करके रखते हैं कि कितनी देर में होगा, या कई बार क्या होता है कि उस पर्सन की अपनी कैपेसिटी है किसी भी ड्रग को हाँ, मतलब ब्लफ किया जा सकता है, नार्को टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन देखो, जो पहली बार जिसके साथ हो रहा है तो इतना चांसेस नहीं है कि वो कर पाएगा, बट देखो पॉसिबिलिटी उस चीज की बिल्कुल है। और अगर ऐसे केस होते हैं डॉक्टर पुनीत, तब मनोचिकित्सक का काम आता है कि अगर कोई पेशेंट ब्लफ कर रहा है नार्को टेस्ट, ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि उस अवस्था में भी सही सवाल पूछ के सही जवाब निकलवाया जा सके? वही जो क्वेश्चन एक दफा हमने जो पूछा है उसी को घुमा फिरा करके 3-4 दफा पूछना पड़ता है, तो उससे उसका सही आंसर निकलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सेकेंडली, जो हम जो ये मॉनिटर पर देख रहे हैं या इनका जो ईईजी कर रहे हैं या ईसीजी कर रहे हैं, उन सब चीजों को मद्दे रखते हुए हम उस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये सही बोल रहा है या अभी भी हमारे को गलत बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आदर्श में बताए, कितने लोग होते हैं नार्को टेस्ट जब होता है जो सवाल पूछते हैं? सवाल में जो पेस होता है वो कितना होता है, टोन कितनी होती है, शब्द कितने होते हैं? देखो, जनरली तो ज्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि अगर घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे तो हो सकता है जिसका कर रहे हैं उसको समझ ही ना आए, क्योंकि वो एक अलग कंडीशन में भी लेटा हुआ है। तो जनरली यस और नो या उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्या आपने हथियार कहाँ रखा है, या जिससे छोटे छोटे आंसर्स मिल सके। क्या उसमें जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, वो भी शामिल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही पैनल हमारे पास है। वेदभूषण जी, अगर आफताब ऐसे जब बेड पर लेटा होगा, पहले वो कौन से सेट के सवाल होंगे इस केस को देखते हुए जो आपको लगता है जो पुलिस पूछने की कोशिश करोगे? जैसा आदर्श ने बताया कि जवाब चूंकि हाँ और ना में निकालना है, तो वो कौन से सवाल होंगे जिन पर पुलिस फोकस कर सकती है? देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की अपनी टेक्निक्स है, उसका विजडम है कि किस तरह का क्वेश्चनर वो तैयार करते हैं। पहले लीडिंग क्वेश्चन उससे पुटअप किए जाते हैं, उसके बाद जब वो कंफर्टेबल हो जाता है कि लग जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, वो अपने जो क्वेश्चनर बनाया है वो उसमें कम ज्यादा या अकॉर्डिंगली भी उसको फ्रेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हार्ड हिटिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्ड हिटिंग क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि आफताब, तुमने ही मारा था, तुमने ही इसको मारा था, श्रद्धा को मारा था, बताइए आपने क्यों मारा। तो एकदम से उसको एकदम से कोई रिएक्ट करता है, वही रिएक्शन पुलिस
पुलिस को चाहिए वो लेकिन रिकॉर्डिंग क्या होता इन है। सवालों में उस समय एग्रेशन होता है? जब पुलिस हो, फॉरेंसिक के लोग हों या डॉक्टर सवाल पूछें, क्या उसमें एग्रेशन होता है? बिल्कुल एग्रेशन होता है, बार बार पूछा जाता है, आप बताइए दोबारा उसको बॉडी को हिला के, आप बताइए आपने क्यों मारा उसको। आपने देख, मैं तेलगी घोटाला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तेलगी घोटाले में उसने शरद पवार जैसे पॉलिटिशियन का नाम लिया कि वो भी उसमें इन्वॉल्व था, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का नाम लिया। तो ये तमाम चीजें बार बार आपने देखा उस वीडियो को, उसमें बार बार उसको बॉडी बताइए आप शरद पवार का नाम क्यों ले रहे हैं, आप डिप्टी सीएम का नाम क्यों ले, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो सवाल छिपा हुआ था, उसका रिप्लाई दे रहा है। इसी तरह जब आफ्ताब से हम लोग सवाल करेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे उससे तमाम चीजें एक्सट्रैक्ट करने की जो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जरूरी है। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चनर हम बना के ले जा रहे हैं वही काम आए, हो सकता है वो पहले इन चीजों का जवाब देते, क्वेश्चन का मायना कोई रद्द नहीं जाता। ये आईओ के विजडम और उसका जो रेस्पॉन्स है, किस तरह से आईओ इंटेलिजेंटली अपने सवालों को कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। आप सब लोग तो हमारे सहायक है, हमारी मदद के लिए है कि इसकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, कहीं इसकी बॉडी कोलैप्स ना कर जाए, अदालत में पुलिस की जिम्मेदारी होगी, वो तमाम हमारी मदद के लिए है। बेसिकली इट्स ए फ्रेमवर्क ऑफ आईओ ओनली।